फिर जैसे ही ओके की रिपोर्ट मिली, दोनों दरवाजों पर सुर्ख रोशनियां बुझ गईं। अब वहां सबज बल्ब जल रहे थे, जिसका मतलब था जहाज महफूज इलाके पर परवाज कर रहा है। स्टैंड इन दी डोर। दरवाजे पर पहुंचो। मैंने अगला हुक्म दिया। बिजली की सिफुर्ती में आगे वाले हवा बर्दोश छलांग लगाने वाले दरवाजे पर जम गए। जंप। मैंने गला फाड़ा। दोनों जवान फिजाओं में कूद गए। इसके साथ ही कतार में हरकत पैदा हुई। हर कोई तेजी से आगे बढ़ता, अपनी स्टैटिक लाइन झटके से आगे की तरफ धकेलता और फिजाओं में खो जाता। पैराट्रोपल लैंडिंग का सबसे खतरनाक मरहला PLF यानी पैरा लैंडिंग फॉल होता है। गिरते वक्त की पोजीशन सही रखना ट्रेनिंग में तो मुमकिन होता है, क्योंकि हमें बहरहाल ये एडवांटेज हासिल रहता है कि हम अपने इलाके में हैं और मशक़ें कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन की मौजूदगी और इस इलाके में घिरे होने का खौफ बसा औकात इस तरह जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि बहुत से जवान गिरते वक्त की पोजीशन नफसियाती दबाव की वजह से सही नहीं रख पाते और कुछ करने से पहले ही अपने टखने टुरवा कर दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ मुझे अपनी ट्रेनिंग का वो लतीफ़ा कभी नहीं भूलता जो हमारे एक स्टाफ ने सुनाया था। एक हवाबरदोश को जब जहाज से छलांग लगाते वक्त छाता सही करने को कहा गया तो इसने हंस कर कहा था, कोई बात नहीं स्टाफ, हम कौन सा जंग लड़ने जा रहे हैं, मशक ही तो है। हमें ऐसी मशक नहीं करवाई जाती। हाँ, हर वक्त यही एहसास रहता है कि सब कुछ असली हो रहा है। मेरे इल्म की हद तक पाकिस्तानी अफवाज का कोई भी छाता बरदार ऐसा नहीं मिलेगा जिसने दुश्मन के इलाके में जंप किया हो और PLF गलत की हो। मुख्तलिफ दरख्तों की शाखों से बचता बचाता मैं एक कदरे साफ कता अराजी पर गिरा था। अपने 2-3 साथियों को मैंने अपने नज़दीक ही गिरते देखा था। थोड़ी देर बाद ही हम तमाम साथी खुफिया सिग्नल की मदद से एक जगह इकट्ठे हो चुके थे। तरबियत के मुताबिक मेरे साथी बिखर कर पहरा दे रहे थे और ये तो रात का वक्त था। अगर दिन का समय भी होता तो कोई इनको किसी हरकत को नोट न कर पाता, क्योंकि वो जंगल ही का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। अपने पैराशूटों और फालतू सामान से निजात पाने के बाद हम खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे। मेरी नज़रें बार बार कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों पर जाती। जैसे ही सुइयां 12 के हिंसे पर इकट्ठी हुई, मैंने अपने रेडियो ऑपरेटर को इशारा किया। इसने हेडफोन कानों पर चढ़ाया और अपने पहले से मौजूद दोस्तों के साथ रब्ता करने की कोशिश करने लगा। पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल हो गई। हमने मुख्तसर तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दुश्मन का इलाका था जहाँ किसी भी लम्हे हम में से किसी की छोटी सी गलती बाकियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकती थी। दूसरी पार्टी हमसे करीब ही कहीं मौजूद थी और अब मिलाप की घड़ी आ रही थी। यही सबसे दुश्वार मरहला था। इस जंगल में या इसके इर्द गिर्द कहीं दुश्मन भी लाजमन मोर्चा बंद होता था और इसकी पेट्रोल पार्टियां भी गश्त कर रही थीं। हर लम्हे इस बात का इम्कान मौजूद था कि बजाय अपने दोस्तों के इनसे मुलाकात हो जाती है और हम कुछ करने की हसरत दिल में लिए रह जाते। इस खतरनाक मरहले से निपटने के लिए कमांडोज को खसूसी तरबियत दी जाती है और उन्हें मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालने का फ़न सिखाया जाता है। करीबन 5 मिनट बाद ही हमारे नए साथी, जिनकी तादाद 6 थी, बड़े बड़े बक्सों के साथ हमारे सामने खड़े थे। इन बक्सों में ही वो हथियार बंद थे जिससे हम दुश्मन का कुछ बिगाड़ सकते थे। थोड़ी देर बाद मेरे साथी रॉकेट लॉन्चरों और रिकॉइल लेस राइफलों से लेस हो चुके थे। 9 आदरों की कमान एक सूबेदार साहब के हाथ में थी, जिन्होंने अपनी सर्विस का बेशतर हिस्सा इस इलाके में गुजारा था। इनकी ज़बानी इल्म हुआ कि इस जंगल को चारों तरफ से भारतीय फौज ने मोर्चा बंद कर रखा था और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि हम इनसे झड़प का खतरा मोल लिए बगैर आगे निकलकर अपने टारगेट तक पहुंच सकेंगे। सूबेदार साहब की बात बजा थी। मैंने रेडियो ऑपरेटर को हेडक्वार्टर से रब्ता कायम करने का हुक्म दिया। सिलसिला मिलने पर पहले हमने अपनी सबाकियत पहुंचने की इतला दी और फिर दोस्तों से मुलाकात का मुद्दा सुनाकर नई सूरत हाल से भी आगाह कर दिया। अगले हुक्म तक इंतज़ार करो, जवाब मिला और सिलसिला कट गया। करीबन 10 मिनट की जानलेवा इंतज़ार के बाद फिर रेडियो में जान पैदा हुई। हेडक्वार्टर हमसे मुखातिब था। नई इतला, दुश्मन अपनी तमाम तर कुव्वत यहाँ जमा कर रहा था। आज सुबह तक इसकी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई। 5 तारीख को वो अपने आदमी सरहदों में दाखिल करेगा और 5 की शाम को हमला मुलतवी कर दो। कल शाम के बाद जब दुश्मन सारे असबाब लेकर तैयारी के मराहल में होगा, इसे अचानक नीस्तो नाबूद कर डालो, ओवर एंड ऑल। नया हुक्म मिलते ही हमने वहाँ छुपने के लिए पनाहगाहें तलाश करना शुरू कर दी। हमें आज की रात और कल का दिन इसी हालत में गुजारना था। अपनी सरहदों के अंदर अंदर फिजाई गश्त दोनों अतराफ से होती रहती थी और इस अमर के बावजूद हमारा पायलट बड़ा मंजा हुआ जो रेडार की नज़रों से बचाकर हमें यहाँ तक ले आया था। इस बात के इम्कानात मौजूद थे कि दुश्मन को किसी फ़िज़ाई मुदाखलत का शक गुजरे और वो पैराट्रोपल लैंडिंग के मुतल्लिक सोच कर हमारी तलाश शुरू कर दें। यहाँ कई जगह टेलीफोन की तारें बिखरी नज़र आ रही थीं, लेकिन हमने फ़िलहाल इन्हें छेड़ना मुनासिब न समझा।
अभी तक तो हमने अपनी मौजूदगी का कोई निशान यहाँ नहीं छोड़ा था। चंद मिनट के बाद ही मेरे तमाम साथी वहां से यूं गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। किसी ने दरख्तों की शाखों पर बसेरा किया था तो किसी को दलदली जमीन में उगी काई में पनाह मिली थी। कोई जंगली घास का हिस्सा बना बैठा था और किसी ने मेरी तरह खुद को दरख्तों के झुंड में छुपा रखा था। अपना भारी असला हमने इस तरह छुपा दिया था कि वो दुश्मन की नज़र में नहीं आ सकता था। जिस जगह जंगल में हमने अपना मरकज बना रखा था, इसके इर्द गिर्द 1.5-2 मील तक हमारे जवान जंगल का हिस्सा बने पहरा दे रहे थे। उन्होंने अपने आप को जंगली दरख्तों की टहनियों और पत्तों से इस तरह रास्ता करके कैमोफ्लाज किया हुआ था कि बारीक बीन नजरें भी इनकी हरकत को नोट न कर पाती और गौर करने पर वो जंगल ही का हिस्सा दिखाई देते। ये जंगल करीबन 4-5 मुरब्बा मील पर फैला हुआ था। दिन की रोशनी में मेरे जवान दुश्मन की बहुत करीब से रेकी कर रहे थे। अब हमें इस इलाके के चप्पे चप्पे से मुतल्लिक इतलात हासिल थी कि दुश्मन के कांटेदार तार कहाँ कहाँ लगा रखे थे और माइंस यानी बारूदी सुरंगें कहाँ कहाँ दबा रखी थी। शाम तक का वक्त भी यूं ही गुजर गया। इस दौरान मैं बमुश्किल 2 घंटे की नींद ले सका था। यही हाल मेरे दूसरे जवानों का था, लेकिन इस नींद ने भी हमें बिल्कुल ताज़ा दम कर दिया था, क्योंकि कमांडोज को कई दिन और रात मुसलसल जागने की मशक करवाई जाती है और बवक्ते ज़रूरत हम किसी वक्त भी दौरान मशक अपने अंदर पैदा करदा इस सलाहियत को वापस बुला सकते हैं। मैं अपने रेडियो ऑपरेटर के साथ एक दरख्त की शाखों में छुपा बैठा था और मेरे रेडियो ऑपरेटर हवालदार ने अपना सेट अपने आगे शाखों को मचान की शक्ल देकर रखा हुआ था। हम दोनों इस पर नजरें जमाए बैठे थे कि अचानक रेडियो ने अंगड़ाई ली। थोड़ी देर बाद ही आवाज़ वाज़ेह हो गई। हेलो ईगल्स, ओवर। आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं रेडियो के ऊपर करीबन झुका हुआ था क्योंकि हवालदार ने रेडियो की आवाज़ खासी नीची कर रखी थी। ईगल्स अटेंडिंग यू, बिग मास्टर। और मैंने माइक में जवाब दिया, स्टार्ट योर ऑपरेशन, ओवर एंड ऑल। राब्ता कट गया। इस वक्त करीबन रात के 9 बजे थे, लेकिन यूं लग रहा था जैसे आधी रात बीत चुकी है और इसकी वजह वो घनेरे बादल थे जिन्होंने दोबारा आकर सरे शाम ही आकाश पर डेरे डाल दिए थे। बंगाल का मौसम भी मिजाज यार की तरह कभी एक सा नहीं रहता। खसूसन जिस इलाके में हम ऑपरेशन के लिए आए थे वहाँ तो बेशुमार जंगलात होने की वजह से आसमान पर अक्सर काली घटाएं छा जाती थीं। जंगलात और नदी नालों के दरमियान एक बहुत बड़ा किता अराजी पर मैदानी और हमवारी जगह कुदरत का करिश्मा ही तो थी और ऐसे करिश्मे यहाँ अक्सर देखने को मिलते रहते थे। हमारा मिशन शुरू हो गया था। जवान मुख्तलिफ टुकड़ियों में बंटकर मेरे पीछे पीछे बिल्ली की तरह दबे पांव तेजी से चले आ रहे थे। हमने वो महफूज रास्ता तलाश कर लिया था जिसके जरिए जंगल में मौजूद भारतीय अफवाज का सामना किए बगैर हम बखैर खूबी यहाँ से निकल सकते थे। करीबन आध घंटे बाद हम जंगल के इस किनारे पर खड़े थे जिसके दूर दूर तक दुश्मन की पोजीशनों का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर इस इलाके को कांटेदार तारों से घेर रखा था। अगर इन तारों में बरकी रूह भी दौड़ रही होती तो भी हमारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, जबकि यहाँ ऐसा मामला नहीं था। करीबन 2 मिनट के बाद हम अपना रास्ता बनाने के बाद तारों को दोबारा इसी तरह फिट कर चुके थे और यह सब कुछ हमने भी दुश्मन की तरह हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर किया था। मुमकिन है कोई पेट्रोल पार्टी घूमती हुई इस तरफ आ निकले और उन्हें कटे हुए तार देखकर शक गुजरे। अब हम सब लोग एक कतार की सूरत में इस रास्ते पर खड़े थे जहाँ से हमें अपने टारगेट की तरफ जाना था, जो यहाँ से चंद मील के फासले पर था। हमारे मिशन का पहला मरहला शुरू हुआ था। सबसे पहले हमें एक जीप पर कब्जा करना था। हैरत थी कि अभी तक कोई आर्मी व्हीकल वहाँ से नहीं गुजरा था। शायद रात को वो लोग सफ़र करना मुनासिब नहीं समझते थे। हम दिल ही दिल में दुआएं मांगते हदफ की तरफ बढ़ते हुए इस सड़क पर पहुँच गए थे जो सीधी हमारे टारगेट की तरफ जा रही थी। हम एक कतार में सड़क के किनारे लगे दरख्तों की ओट में चल रहे थे। अचानक खुशी से दिल धड़कने लगे जब हमें किसी जीप के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे मेरे जवान पोजीशन में आ गए। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हम दुश्मन के इलाके में इसकी फ़ौजी वर्दी पहनकर ही कार्रवाई करते हैं, लेकिन वक्त आने पर हमारा असल रूप भी सामने आ जाता है, क्योंकि किसी भी कमांडो के लिए बाइसे सादत अपने मुल्क की वर्दी पहनकर जान देना है। हालांकि अक्सर औकात इतनी मोहलत नसीब नहीं होती। जीप अभी 15-20 गज दूर गुजरी थी जब अचानक हमारे 2-3 जवान इसकी रोशनी में सड़क पर आ गए। उन्होंने चूंकि भारतीय फौजी वर्दियां पहन रखी थी और इस इलाके में फौज डिस्प्ले थी, इसलिए बादियुन नज़र में किसी का इनके मुतालिक शक में मुब्तला हो जाना मुमकिन नहीं था। करीब आने पर अलबत्ता और बात थी, लेकिन इतना मौका इन्हें किस काफिर ने देना था कि वो हमारी शनाख्त पूछते फिरें। ये जवान हाथ उठाए जीप को रुकने का इशारा कर रहे थे। जीप वालों ने भी यही समझा होगा कि किसी ज़रूरत के तहत वो लोग इन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। जीप बड़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही थी।
इसकी स्क्रीन को हालत जंग की पोजीशन में इन लोगों ने लुटा रखा था और बजाय विंडो स्क्रीन के ड्राइवर के साथ वाली सीट के सामने एक हल्की मशीन गन अपना भयानक जबड़ा खोले खड़ी थी। पिछली और अगली सीटों के दरमियान स्टैंड रिकॉइललेस राइफल नस्ब थी जिससे टैंक हिट किया जाता था। इस जीप को भी इन लोगों ने शायद अगले रोज वाले मिशन के लिए तैयार कर रखा था। जीप के पहिए जोरदार आवाज के साथ चिरचिराए और वह इनके करीब आकर रुक गई। 2 सिपाही आगे और एक पीछे बैठा ऊँग रहे थे। इससे पहले कि वो लोग सबब दरियाफ्त करें हम इनके सर पर पहुंच चुके थे। हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उन्होंने मशीनी अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ये तीनों हमारे पहले बाकायदा शिकार थे। इनसे निजात पाने के बाद मेरे तमाम साथी झुंकों की तरह जीप से चिमट गए। हदफ से कुछ फासले पर हम सब अलहदा एक दूसरे को नेक तमन्नाएं देते हुए मुख्तलिफ ग्रोहों में बट गए। तमाम ग्रुपों ने अपना अपना काम तकसीम कर रखा था। कुछ लोगों को अंदर घुसकर डायनामाइट लगाकर इसे तबाह करना था, कुछ को बैरकों में घुसकर शब खून मारना था और कुछ ने टैंकों और दीगर सामान हरब पर नकब लगानी थी। रात के वक्त टैंक ब्लाइंड हो जाते हैं और अमूमन दौरान जंग भी रात को जो टैंक शिकार मुहिम में निकला करते हैं वो छुप कर लेकिन बड़ी आसानी से टैंकों को निशाना बना लेती हैं। जीप पर मेरे साथ ड्राइवर वही हवालदार था जिसे बैक वक्त रेडियो ऑपरेटर और ड्राइवर का काम सर अंजाम देना था। रिकॉइललेस राइफल पर एक नाइक मुस्तैद था और LMG मेरे कब्जे में थी। हम तवक्कल बर खुदा बिल्कुल बेपरवाही के से अंदाज में इस बड़े से लेकिन चारों 2 बार अच्छी तरह कैमोफ्लेज मैदान की तरफ बढ़ रहे थे जिसे दुश्मन ने अपने हेडक्वार्टर की शक्ल दे रखी थी। चारों तरफ सन्नाटा तारी था, तमाम लाइट्स ऑफ थीं। अलबत्ता कुछ आर्मी व्हीकल्स की नकलो हमल बखूबी दिखाई पड़ती थी, शायद इन पर लोडिंग हो रही थी। हमने तमाम लाइट्स बुझा रखी थी। अगर बस चलता तो इसके इंजन की आवाज़ें भी न निकलने देती, लेकिन हर बात इंसान के कब्ज़ाए कुदरत में नहीं होती। अगर वो इतनी ही कुदरत रखने लगे तो कादरे मुतलक क्यों कर याद रहे। वहाँ चूँकि गाड़ियों की आमदोरफ्त लगी हुई थी और वह जीप जिस पर हम सवार थे वो भारतीय फौज की आ रही थी, इसलिए किसी ने हमें रोकने की जहमत न की। बेकाबू होती धड़कनों को तब सुकून मिला जब हमने एक कदरे महफूज मोर्चा नुमा जगह पर जीप छुपा दी। अब हम बेचैनी से सूबेदार साहब के सिग्नल के मुंतजिर थे जो एक टोली के साथ डायनामाइट उड़ाने गए थे। हमारे दिलों से यही दुआएं निकल रही थी कि आगाज़ इन्हीं के बाबरकत अमल से हो। अगर इससे पहले हम दुश्मन से टकरा गए तो मुमकिन है हमें अपनी मेहनत का इतना भरपूर इनाम न मिल सके जितना भरपूर इनाम इस सूरत में मिलना है। हमारे इर्द गिर्द हमारे दूसरे साथी भी अपने रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे तबाकू नस्ले के साथ घात लगाए इशारे के मुंतजिर थे। करीबन 15 मिनट के अज़ियतनाक इंतजार के बाद हमारे दिल बिल्लियों की तरह उछल पड़े। हेडक्वार्टर के कोने से एक जोरदार धमाके के साथ सुर्ख और नारंगी रंग का शोला आसमान के वसतों को लपका। इसके साथ ही धमाकों का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी पार्टी ने पेट्रोल डंप को निशाना बनाया था। पहला हमला सूबेदार की सरबराही में हुआ था। उन्होंने डायनामाइट लगाकर गोला बारूद के महफूज ज़खायर उड़ा दिए थे। फिर तो जैसे ज़मीन आसमान धाड़ने लगे, हम सब दीवानावार दहकते अंगारों में कूद पड़े। हमारे कर्नल साहब के वो अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे, तुम वो खुशकिस्मत जवान हो जिन्हें दुश्मन पर पहली भरपूर ज़रब लगाने की सादत हासिल हो रही है। और हम वाकई बासादत बनने पर तुल गए थे। आग की लिपटों से उठने वाली रोशनी ने हमारे शिकार की निशानदेही भी कर दी थी। हमारे दाएं तरफ कुछ फासले पर दरख्तों की कतार के नीचे दिन की रोशनी में तबाही फैलाने वाले टैंक खड़े थे। भारतीय सुरमाओं को अपने इन आहिनी किलों पर बड़ा मान था, क्योंकि ये टैंक खुश्की और पानी में एक सी ताकत में लड़ता था और पानी में से आसानी तैर कर पार निकल जाता है। वहाँ करीबन 6 दिन भर के थके हारे बलियों की तरह सर झुकाए खड़े थे। हमारे नाइक के वजूद में बिजलियाँ कौंधने लगीं और देखते ही देखते वहाँ टैंकों की बजाय फौलाद के पिघले हुए ढांचे नजर आने लगे जो फिजा में फट कर उछल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चों के खेलने वाले वाटर बॉल अचानक फट जाते हैं। टैंकों की दुर्गत बनते देखकर मेरे जवाने फितरत मुसरत और इंसबात से नारे लगाने लगे। इस मुहिम से अभी फारग ही हुए थे कि अचानक जीप को झटका लगा। अगर हवालदार फुर्ती का मुजाहिरा करके अचानक जीप को दाएं तरफ मोड़ न देता तो हमारे पहलू से आने वाले टैंक का गोला हमें चाट जाता। शायद हमारी जीप से होने वाली फायरिंग की चकाचौंध ने इन लोगों को मुतवज्जा कर लिया था और हमारे पहलू से एक साथ T-55 टैंक मस्त हाथियों की तरह झूमते चले आ रहे थे। T-55 टैंक दुनिया का शायद इस वक्त का वाहिद टैंक था जो अंधेरे में भी उसी फुर्ती से लड़ सकता था जिसकी तवक्का इससे दिन में रखी जाती थी। जीप के अचानक घूमने से टैंक बेकाबू हुए डगमगाते शराबियों की तरह अपनी ही झोंक में आगे निकल गए और वापस पलटने से पहले परलोक सधार गए कि हमारे नाइक ने निशानाबाजी में किसी चूक का मुजाहिरा नहीं किया था। इनके क्रिएटिव जलते टैंकों से छलांगे लगाते बाहर निकलते तो मेरी LMG उन्हें चाट जाती। हमारा ये ऑपरेशन 20 मिनट तक जारी रहा और सच्ची बात तो ये है कि अब वहाँ हमारे शिकार करने को कुछ रह भी नहीं गया था, क्योंकि हमारी तरह किसी भी जवान ने इस कार्य खैर से महरूम रहना गवारा नहीं किया था।
थोड़ी ही देर बाद हम लोग अपनी सरहद की तरफ सिमट आए। दुश्मन संभल गया था और वो हम पर इंस्टेंस फायरिंग कर रहा था। इसने हर किस्म के असले को जंग की आग में झोंक दिया था, लेकिन अब बेकार था क्योंकि हम अपना काम कर चुके थे और झंझलाए हुए दुश्मन के पास खिसियानी बिल्ली की तरह सिवाय अपना खंबा नोचने की और कुछ बाकी नहीं रह गया था। अपनी सरहदों की तरफ फातिहाना मुराजत करते हुए हम ओपी के फराइज भी अंजाम देते आ रहे थे और जहाँ कहीं से दुश्मन की कोई हैवी गन चमकती दिखाई देती थी, अपनी बेड़ियों का फायर मंगवा कर उसे नीस्तो नाबूद करवा देते थे। यह धमा चौकड़ी करीबन 1 घंटे ही में अपने अंजाम को पहुंच गई, क्योंकि अब दुश्मन भी लड़ाई लड़ने की पोजीशन में नहीं था, ना ही वो इस मरहले पर बराह रास्त खुलकर जंग में उलझना चाहता था। अपना टनों असला फूंक कर वो खामोशी से अपने जख्म चाट रहा था और हम लोग अपने आरवी पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे थे, जहाँ कर्नल साहब हमारे इस्तकबाल को बनफ्स मौजूद थे। हमारे पीछे धमाके बुलंद हो रहे थे क्योंकि हमारा और सरहदी अफवाज का ऑपरेशन इकट्ठे ही शुरू हुआ था। वहाँ मौजूद हमारी अफवाजें भी इन लोगों को खबरदार होने से पहले जारिया था। 2-2, 3-3 की टोलियों में जवान वापस आ रहे थे। करीबन आध घंटे इनकी वापसी में लगा क्योंकि दुश्मन अंधाधुंध और बेतहाशा गोलाबारी कर रहा था और ऐसी मूसलाधार गोलाबारी में महफूज रास्ता तलाश करना खासा मुश्किल था। आधे घंटे बाद गिनती हुई तो हमारे 4 जवान कम थे। इनकी शहादत की तस्दीक इनके साथियों से हो गई जो इनके मेडल और असला साथ ले आए थे। हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही होती है कि हम अपने शहीदों की लाशें दुश्मन के कब्जे में न रहने दें। हमारी फौज की तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलेंगे जब एक शहीद की लाश के हसूल के लिए हमें एक लड़ाई लड़ना पड़ी और कई और जवान अपने साथी की लाश के हसूल में मनसबे शहादत पर फाइज हो गए। लेकिन यह बात हरगिज़ ना तो मुमकिन होती है ना मुनासिब। खसूसन कमांडोज मिशन में तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कमांडो जितनी तवानाइयाँ भी अपने अंदर रखता है, इसकी कोशिश यही होती है कि इसे दुश्मन को तबाह करने के लिए बरोए कार लाया जाए। 3 साथियों को तो मेरे जियाले अपने हाथों सपुर्दे खाक कराए थे, लेकिन चौथा गोला बारूद के ज़खायर के साथ खुद भी उड़ गया था। ये साने हमारा रोज़मर्रा का मामूल है। मैं तो हरगिज़ नहीं कहूँगा कि दिन रात ज़िंदगी मौत के इस खेल में रहते हुए हमारे दिल पत्थर हो चुके थे, या हम इतने बेहिस हो जाते हैं कि अपने साथियों की शहादत भी हम पर असरअंदाज नहीं होती। बहरहाल हम भी इंसान हैं, माना हमारे सीने फौलाद के बने हुए हैं, मगर इनमें भी एक गोश्त का लोथड़ा धड़क रहा है। किसी हादसे को हम भी इतनी ही शिद्दत से महसूस करते हैं जितनी शिद्दत से एक आम इंसान को करना चाहिए, लेकिन हम में और आम लोगों में एक फ़र्क ज़रूर पैदा हो जाता है। वो ये कि आम आदमी इंसानी मौत पर मनफी महसूसात का इजहार करता है, सोगवार और यज़मुर्दा हो जाता है और अक्सर इसकी कमरे हिम्मत टूट जाती है, जबकि हमारी तरबियत इसके बरक्स होती है। हम अपने अजीम रुफ़का की शहादत से नया आज़म पाते हैं। यही वजह है कि हमारे सारे जियाले दीवानों की तरह दुश्मन पर टूटते हैं। तब इनके ज़हनों से अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल, घर बार, बीवी बच्चे, माँ बाप, यार संगी, मसाइल, उलझने सभी कुछ मिट जाता है। वहाँ तो सिर्फ एक ही अज़म रह जाता है, दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर देने का अज़म। वो रात बनकर कड़कते हैं और साइका की तरह दुश्मन के खरमन को खाशाक कर डालते हैं, ख्वाह उन्हें ही क्यों ना इनका ईंधन बनना पड़े। सलामती हो इन माओं पर जिन्होंने ऐसे सरफरोश जने। इकबालमंद हों वो बाप जिनके वो सपूत हैं, बामुराद हों वो बहनें और खुशबख्त ठहरे वो भाई जिनकी गोदियों में वो पले बढ़े। सदा सुहागन ठहरे वो बेवाएं जिन्होंने अपने हाथों अपने सुहाग वतन परवान किए हैं। कायनात भर की रुफतें इन राहों की धूल अपनी आंखों से चुनती रहेंगी, जिन रास्तों को मादरे वतन के इन जियाले सपूतों ने अपने कदम से फैज़ बख्शा। इनके मेडल बारी बारी अकीदत और एहतराम के आंसू बहाती आंखों से हम सब ने लगाए। इनके दर्जात की बुलंदी को बेख्तियार हमारे हाथ बारगाहे खुदाबंदी में उठे। हमारी खामोश लहू बहाती आंखों ने इनके हजूर अजमतों की नज़र गुजारी और हम इस ट्रक पर सवार हो गए जो हमें करीबी एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। एयरपोर्ट से अलियुस सुबह हम वापस हेडक्वार्टर आ गए, जहां दीदा दिल फरोश राह किए हमारी बटालियन के बाकी जवान हमारे मुंतजिर थे। उन्होंने हमें गर्मजोशी के साथ सीनों से चिमटाया। अपने प्यारों के नोहे इनकी आंखों ने भी बुलंद किए, लेकिन वो बच्चों की तरह रोए नहीं, हौसलामंद फौजियों की तरह जब्त किए। मिशन रिपोर्ट देकर मैं और दूसरे जवान अपनी बैरकों की तरफ चल दिए। पिछले दिनों और रातों की थकावट हमने दोपहर तक करवटें बदल बदल कर ही पूरी की। हम कुछ भी थे, लेकिन हमारी हालत तो बहरहाल इन सोगवार मातम करने वालों की सी थी जो अपने प्यारों को अभी अभी सपुर्दे खाक करके आए हों। नींद आती तो कैसे। इनके सुरखरू चेहरे बार बार सवाल बनकर उभरते डूबते रहे, वो सवाल जिनका जवाब ना हम दे पाए थे ना दे पाएंगे। वो हमसे बार बार यही पूछते थे कि साथियों, हम तो राह वफा में जान से गुजर गए, हमारी अमानतों का क्या बनेगा? इनको खाइन तो ना लग जाएंगे? रखवालो, हमारे एहसासों की लाज रखना। दुश्मन के खिलाफ हमारा ये शायद पहला छाता बरदार मिशन था। मेरे दूसरे जवानों के जज्बात भी यकीनन मेरी ही तरह थे।
हम लोग इस बात पर फख्र कर रहे थे कि हमने अपने मक्कार दुश्मन पर उसकी अपनी सरजमीन पर पहली भरपूर और कारी ज़रब लगाई है। हमारी ये कामयाब कार्रवाई दुश्मन के उन ओछे हटकंदों का मुंह तोड़ जवाब थी जो वो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से अपनाए हुए थे। भारतीयों के सुधाए हुए मुक्ति बाहिनी के दरिंदे ज़्यादातर सिविलियन को ही अपना निशाना बनाया करते थे। अभी तक उनकी इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई थी कि वो किसी फौजी कवायद से भी दो बदू मुकाबला कर सकें। इक्का दुक्का फौजियों पर उनके हमले अलबत्ता जारी रहते थे, लेकिन उनके बेईमाना कार्रवाइयों की भीड़ ज़्यादातर वतन दोस्त पाकिस्तानी ही चढ़ा करते थे। उस रोज़ जब मैं कमरे में लेटा अपने पूर्व पाकिस्तान के शब रोज़ की फ़िक्र में गलता था, तो एक बेनाम सा खौफ, एक अनजानी सी खलिश आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर तारी होने लगी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।